तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने जो वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था उसी स्टेप पे मैं बात करूंगा। उसके आगे हमने बताया था जो लेक्चर नंबर 15 में कि वैद्युत फ्लक्स की वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो उस बात को हम लोग और क्लियर करेंगे जस्ट उसके आगे कि कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। तो इसके लिए हम बहुत सा सिंपल एक स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते हैं, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, एक समान बेलन कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर हो गया, एक समान ये बेलन हो गया इस तरीके से। ये आपकी कैसे आकृति है, ये बेलन की आकृति है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वैद्युत बल रेखाएं मीन्स वैद्युत क्षेत्र, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट हम इसमें पास करा देते हैं। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ये पास हो रही हैं, इसको भेदते हुए जा रही है, पेनिट्रेट कर, यहां से घुस रही है, अंदर घुसते हुए इस तरीके से यहां से इस सिरे से बाहर निकल जा रही है। ये स्थिति है वैद्युत बल रेखाओं की। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट करते हुए ये जा रहा है, ये स्थिति। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। ये आपका एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, इसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रही है। तो इस पोजीशन पे जब हम इसको रखे हुए हैं तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ इस सिरे से, इसके सिरे को हम ए मान लें और इसके सिरे को हम बी मान लें। और पहले ए वाले सिरे पर हम अगर कंसिडर करें यहाँ पर, तो ये देखें कि वैद्युत क्षेत्र जो है इसमें इस सिरे पर जो बेलन का सिरा ए है, एकदम क्लियर कट समझ, बेलन का सिरा ए है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, अंदर एंट्री कर रही हैं, जिसको आप कहेंगे कि घुस रही हैं। तो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं इसको पेनिट्रेट करते हुए ये जा रही हैं, अंदर एंट्री कर रही हैं। और पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश जो होता है, जिधर से आप होंगे, जहां से सीन करेगा, जहां से वो दिखेगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होती है वो पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन होता है। तो सिरा जो ए है बेलन का, इसका सरफेस एरिया वेक्टर अगर हम कंसिडर करें तो सरफेस एरिया वेक्टर इधर बाहर से दिख रहा, इधर अंदर से तो दिख नहीं रहा, तो ये सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये हो गया सरफेस एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा, और इसको हम मान लें क्या है, ये डीएस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर को जा रही है, अंदर को जा रही है इस तरीके से। सरफेस एरिया वेक्टर किधर को जा रहा है, ये बाहर को जा रहा है। तो यहां पर जो थीटा बनेगा, दोनों थीटा बराबर 180 बनेगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सरफेस एरिया वेक्टर ये ऐसे आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सरफेस एरिया वेक्टर, दोनों में एंगल कितना बना, 180। तो हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट ए, जो ए का फेस है, फेस ए पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो हमें ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट ए, और इसको हम कर दें फाई ए, माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेस्पॉन्ड टू फेस ए। तो ये होगा आपका ई और डॉट डीएस, या
ये मिलेगा phi a इक्वल टू e ds cos 180 और cos 180 cos 180 अंश का जो मान होता है आप ये जानते हैं कि -1 होता है, तो यहां आपको मिल गया phi a इज इक्वल टू e ds और ये वैल्यू इसकी कितनी -1, तो यहां माइनस आएगा तो phi a इज इक्वल टू -half e ds मीन्स यहां पर जो फेस a है यहां पर जो वर्ग फ्लक्स आया वो ऋणात्मक आया, माइनस के साथ आया। अब हम फेस b पर बात कर लें और फेस b पर ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इस पृष्ठ से बाहर निकल रही है, इस तरीके से इस पृष्ठ से क्या करे बाहर, इस पृष्ठ पे तो घुस रही थी और इस पृष्ठ में क्या है निकल रही है, बाहर निकल रही है। और इस फेस का जो सरफेस एरिया वेक्टर है हमने ये कहा कि वो फेस जिधर से सीन करेगा, जहां से दिखेगा उसी पृष्ठ के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही सरफेस एरिया वेक्टर की लाइन होगी। तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा इस तरीके से पास आउट करेगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर ds। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकल के जा रही है तो यहां पर थीटा बराबर क्या होगा 0, मींस ये देखिए ये हो गया आपका सरफेस एरिया वेक्टर और इधर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जा रही है तो थीटा बराबर क्या होगा 0। तो इस फेस की करस्पॉन्ड अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करते हैं तो मेजर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट बी और इसको लिखें phi b इज इक्वल टू तो e ds cos 0। क्यों? क्योंकि इस फेस के लिए e और ds के बीच जो एंगल बना हुआ है वो एंगल 0 है, तो आपको मिलेगा अच्छा cos 0 आप जानते हैं फिर cos 0 इज इक्वल टू 1, तो आपको मिल जाएगा कि phi एट पॉइंट b इज इक्वल टू e ds और ये क्या होगा ये प्लस में, ठीक है ये प्लस में। अगर हम इसके कहीं और फेस की बात कर लें, मे बी यहां इस फेस पे बात कर लें और यहां एक सरफेस एरिया वेक्टर हम कंसीडर कर लें कि यहां पर कोई सरफेस एरिया वेक्टर ये क्या है ये ds है, इस तरीके से ds और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए ऐसे घुसेंगी ऐसे ऐसे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरीके से, तो आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस पॉइंट पे ये पॉइंट सी कंसीडर करें तो थीटा बराबर कितना होगा यहाँ 90 होगा, थीटा बराबर 90 होगा। तो इस पॉइंट सी के करस्पॉन्ड अगर हम phi एट पॉइंट सी देखें तो इज इक्वल टू e ds cos 90 और cos 90 कितना 0, तो phi एट पॉइंट सी बराबर 0। तो ये देखिए इससे आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी पृष्ठ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही होगी, एंट्री कर रही होगी, जहां से वो घुसने का प्रयास कर रही होंगी पृष्ठ में, उसकी करस्पॉन्ड उसकी फेस आउट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव होगा और पृष्ठ से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी जहां से उसके करस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया वेक्टर 90 बना रहा होगा उसकी करस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बेस पर ऐसे ऐसे अंदर को घुस रही है, ऐसे अंदर जा रही है, तो इसकी करस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ऋणात्मक नेगेटिव। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही थी, यहां से घुसी और यहां से ये निकल रही थी, तो इसकी करस्पॉन्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा धनात्मक। ऐसा नहीं है कि फेस हमारा सिलेंड्रिकल ही हो, फेस हमारा
सिलेंड्रिकल के अलावा और भी केस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक यही होगा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी एंट्री कर रही है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी वहां से निकल रही है, उसके आधार पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये कोई फेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकर के यहाँ पर इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस फेस की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन इसमें एंट्री कर रही है, तो इसकी करस्पॉन्ड जो फ्लक्स आएगा फाई, ये आएगा नेगेटिव, और इसकी करस्पॉन्ड यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल रही है, तो इसकी करस्पॉन्ड जो फ्लक्स आएगा ये आएगा पॉजिटिव। ये बात समझिए, स्थिति चाहे जो हो, जैसे ऐसे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आके इस तरीके से एंट्री कर रही है, ऐसे जहां पे एंट्री कर रही है, तो जहां पे वो प्रवेश कर रही होगी उसकी करस्पॉन्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आएगा वो आएगा नेगेटिव, और जहां से वो निकल रही होगी उसकी करस्पॉन्ड जो फ्लक्स आएगा, उसकी करस्पॉन्ड जो फाई आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव किस पॉइंट पे होगा, नेगेटिव किस पॉइंट पे होगा, ये आपका क्लेरिफाई हुआ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, फार्मूला टेकअप हुआ, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। इस पर हम अगर कोई न्यूमेरिकल टेकअप करें और आपसे कहें कि कहीं पर कोई सरफेस है और उस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास आउट हो रही है उसकी जो मात्रा है, ये मान लिया जाए हो जाए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप वेक्टर क्वांटिटी, और जो सरफेस एरिया वेक्टर है, और सरफेस एरिया वेक्टर जो आपका ये यस है, ये मान लिया जाए कि ये है 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप। तो इसकी करस्पॉन्ड कितना फ्लक्स होगा, तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है फाई इक्वल टू ई डॉट एस। फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू ये है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रहा है आपको, 3i कैप प्लस 2j का प्लस 5k का डॉट, फिर सरफेस एरिया वेक्टर कितना, 2i का प्लस 6j का प्लस 8k का। अब वेक्टर एनालिसिस में आपको ये बात पढ़ाया गया है कि डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो कैसे हम डॉट प्रोडक्ट को टेकअप करते हैं। अब इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट टेकअप करेंगे तो किसका किसमें डॉट बचेगा, किसका 0 हो जाएगा, उसके आधार पर आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, और जो अमाउंट आ जाएगा वही उतना अमाउंट जिस यूनिट में दिया हुआ होगा उस यूनिट में उतना इसकी करस्पॉन्ड क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है कि आप वेक्टर एनालिसिस से जो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है उससे आप डॉट करके रिजल्ट को आप देख लेंगे कि कितना आपका रिजल्ट आता है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, और होमवर्क भी आपको ये जरूरी होता है। और फिजिक्स में जो बातें आती हैं वो एग्जैक्ट एकदम सही आती हैं, यहाँ कुछ नियर या एक्सेप्शन या अपवाद की कोई बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है, और प्रकृति जो है वो ट्रुथ है, वो ट्रुथ कॉन्सेप्ट, वो सही कॉन्सेप्ट, सत्य के कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है। ये कभी भी असत्य के कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं चलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप हमेशा चलेंगे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है। नेचर जो होता है ये किसी जेंडर का मोहताज नहीं है,
कि प्रकृति है तो ये कॉमन जेंडर है कि ये मेल है कि ये फीमेल है, ये किसी जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। नेचर, वो मिट्टी का भी नेचर, कंकड़ का भी नेचर, पत्थर का भी नेचर, हमारा नेचर, आपका नेचर, पेड़ का नेचर, कोई भी नेचर है। तो जो अब ये क्वांटिटीज हैं उनका जो नेचर है उसके आधार पर, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसके आधार पर आपको